story of a village. नहीं Palampur is a small village consisting of 450 families. Okay, it is very small, but it has most of the facilities which should be in a village. From 3 kilometers Palampur, there is another big village. This is Raiganj, and further 3 kilometers away, there is a town Shahganj. तो टाउन पालमपुर में क्या क्या देखो, Palampur is a small village having या consisting of 450 families. इस विलेज के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक चीजें सिखाई गई हैं. 3 kilometers away there is big village Raiganj, and further 3 kilometers away तुम्हारी आवाज आती है. हाँ बोलो, कौन सा टाउन है? बता ही नहीं रही है. और लोग तो बात ही में व्यस्त हो. There is a town Shahpur. इतनी बात ठीक है. Palampur is well connected by transport to Raiganj and Shahpur. इसका मतलब है कि वहाँ रोड की फैसिलिटी है. पालमपुर हैज इलेक्ट्रिसिटी आल्सो. पालमपुर में बिजली भी है. देयर इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर इज बेस्ड, देयर अर्निंग इज बेस्ड ऑन फार्मिंग. सो 70, इसका पहली बात हमने क्या बताई, इट इज वेल कनेक्टेड to nearby village and town by road, and town by road. There is facility of transport up to Palampur. उस गांव तक बस से जा सकते हो, आपके घर तक बस जाएगी. So there is facility of transport. It is Palampur is having electric supply also, yeah, equipped with electricity. Palampur is having 2 primary school and 1 high school. इसका मतलब है पढ़ाई की भी सुविधा है. And 1 high school. There is government based क्या चीज, हेल्थ फैसिलिटी भी, हेल्थ केयर सेंटर भी है वहाँ पे. तो बताइए सर, शायद मतलब क्योंकि 2 प्राइमरी स्कूल है और एक ही सेकंड के मतलब पॉपुलेशन शायद कम होगी ना, छोटा सा होगा. कौन सा ये पालमपुर बताया ना, 450 फैमिली, तभी तो बता दिए, ऊपर लिखा नहीं. देयर इज ए हेल्थ केयर सेंटर इन पालमपुर. तो ये सारी चीजें वहां पर हैं. हेल्थ केयर सेंटर है और 75% पीपल ऑफ पालमपुर, ठीक है, रनिंग देयर लिवलीहुड ऑन फार्मिंग. 75% people of Palampur, ठीक है, earn by farming.
देयर आर सम अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जो 25% है उनमें से कुछ क्या करते हैं, जनरल मर्चेंट चलाते हैं, कुछ कैटल फार्मिंग करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट के रेक्टिफिकेशन का भी काम करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं. सो अदर जो बिजनेस हैं आर शॉपकीपिंग, कैटल फार्मिंग. कुछ लोग कैटल की फार्मिंग करते हैं, कुछ डेयरी फार्मिंग करते हैं. कभी कभी इनको मजदूरी के लिए भी ऑक्स को किया जाता है तो कैटल फार्मिंग हो गई, और कभी कभी डेयरी के काम के लिए भी किया जाता है तो डेयरी फार्मिंग हो गई. और कुछ ऐसे भी हैं कि लेबर जॉब भी करते हैं. तो ये पालमपुर के और काम है. अब जरा देखिए, ये तो सारी बेसिक चीज़ें हो गई कि पालमपुर में क्या क्या है. नाउ so Palampur is having 75% farming activities and 25% non-farming activities. Farming, agriculture. Now what does it mean by agriculture, Ahana? So agriculture means the cultivation of vegetables, the cultivation of plants, food grains, etc. क्या ये जो कैटल फार्मिंग है ये एग्रीकल्चर में Yes, आता है? sir. They also included cattle farming, also included तो agriculture. एग्रीकल्चर का मतलब है सॉइल कल्चर. एनीथिंग विच कैन बी कल्चर्ड ऑन लैंड, जिसके लिए लैंड की जरूरत पड़े उसको क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर. ठीक है कि नहीं. बाकी सिल्वी कल्चर और भी तरीके के हॉर्टिकल्चर और कई कई तरीके के कल्चर होते हैं. एग्री का मतलब सॉइल होता है. ठीक है. तो कैटल फार्मिंग का मतलब है मवेशी पालन या पशु पालन. पशुओं को किसी भी चीज़ के लिए पाला जा सकता है, या तो हम प्लोइंग के लिए भी पाल सकते हैं या तो डेयरी के लिए भी पाल सकते हैं. तो कभी कभी इसको प्लोइंग के लिए दूसरे लेबर एक्टिविटी के लिए भी हम कर सकते हैं, और या कभी कभी डेयरी फार्मिंग के लिए भी कर सकते हैं, कभी कभी मीट के लिए भी कर सकते हैं. लेकिन मुख्यतः यहाँ पर यही दोनों एक्टिविटी हैं. सो 75% ऑफ द एक्टिविटीज़ are the farming activities in Palampur and 25% are non-farming activities. So both kind of activities are done in Palampur. Farming and non-farming activities are done in Palampur. पालमपुर की जो 450 लोगों में हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. 60 फैमिलीज, 250 फैमिलीज, तो कितनी हो गई, और ये 140. इनको जरा जोड़ो, हो जाएंगी पूरी 450. तो जो 140 फैमिलीज हैं इनके पास नो लैंड, कोई जमीन नहीं है. इनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर, और जो ये हैं इनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर. ये अमीर लोग हैं. समझ में आ गई बात ना. इवन देयर इज ए कास्ट डिवीजन इन पालमपुर. so high caste people are mostly having more than 2 hectare of land, and 125 families are there which is of lower caste living at one corner of the village. इसका मतलब है कि वहाँ कास्ट का भी डिवीजन है. ठीक है. अब देखिए कि since the population of Palampur is growing day by day, so उसके लिए 1960 में एक हरित क्रांति चली थी, ग्रीन रेवोल्यूशन. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो पालमपुर में खेती होती थी उसको इन लोगों ने बढ़ा करके पहले जितनी होती थी उससे 2.5 गुना कर दिया. तो वो कैसे किया ये देखें. तो पालमपुर की जो पहले की खेती थी वो कम थी, लेकिन जब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद यहाँ की खेती कितनी हो गई, बढ़ गई. ओके. अब जरा देखिए ना, चलिए. तो अब पालमपुर में जो जमीन है
वो अब और खेती लायक नहीं बची है। ऐसा नहीं है, जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता था वो ज़मीन का हो चुका है, क्योंकि हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स, कंबाइन, थ्रेशर, ट्रैक्टर, इन सभी का यूज़ करते हुए, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और दूसरी जो मॉडर्न इरिगेशनल टेक्नोलॉजी है, चाहे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ट्यूबवेल भी हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन में से ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन हो सकता था वो कर लिया है। फैमिली के होने की वजह से ज़मीन बढ़ गई है, अब हर एक के हाथ में 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन बची है, तो अब ज़्यादा और कुछ ज़मीन से नहीं बढ़ाया जा सकता, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है कि नहीं? हाँ। सर मुझे पता नहीं ट्यूबवेल्स तो तो मुझे पता नहीं ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स का मतलब है कि जो वेल कभी हम पूरा ना खोदें, तो वेल में अगर हम एक पाइप लाइन डाल दें, ट्यूब लाइन, और मोटर से, या उसमें सबमर्सिबल होता है, पानी में डूबा हुआ मोटर रहेगा, तो वो ऊपर पानी फेंकेगा। तो क्या होता है कि जब हम डालते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसमें एक मोटर भी उसी के अंदर डाल देते हैं, बस वो वायर अलग से निकला रहेगा। तो जब वायर चलेगा तो सबमर्सिबल क्या होगा, ज़मीन से पानी खींचेगा और वो उसको ऊपर में, जो हैंड पंप है वो भी पानी के ज़मीन से ले रहा है, लेकिन अगर हैंड पंप की जगह उसके अंदर एक मशीन डाल दी जाए, वो पाइप के ही साइज़ की मशीन आती है, तो वो 2.5 लाख रुपए में ट्यूबवेल लग जाता है। तो उससे क्या है कि जब भी उसे आप ऑन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, तो पानी दे देगी। तो इस तरह से वहाँ पर सारी फैसिलिटी है। ठीक है, तो ट्यूबवेल भी है, तो सब चीज़ जो करते हैं, मॉडर्न इरिगेशन नहीं करते हैं, वो ट्यूबवेल, वहाँ बहुत सारा पानी है। तो अब हम इस सब चीज़ों को बाद में देखेंगे। क्या इससे हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कुछ क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है क्या, क्योंकि ये सब इतना कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये तो हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करेगा। ये मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, है बात कि नहीं? तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पालमपुर में चल रही हैं। नाउ जरा देखिए कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, जब आप कुछ भी पैदा करना चाहते हो, ऑफ गुड्स भी करना चाहते हो, नहीं तो सर्विसेज। ऐसी भी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ सर्विसेज ही रेंडर करती हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस, ऐसे भी होता है कि तो उनके अपने ऑफिस होते होंगे, बहुत सारे ऐसी होती हैं जो अपनी सर्विसेज देती हैं। नर्स की सर्विस, हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज देता है, गुड्स थोड़ी प्रोड्यूस करता है। कुछ लोग हैं, बैंक अपनी सर्विसेज देता है। तो चाहे गुड्स दो और या फिर सर्विस दो, उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए। अब वो तुम्हें बताना है कि वो 4 चीज़ें क्या है। लैंड, लेबर और चौथा ह्यूमन कैपिटल, 4 चीजें चाहिए। सो गुड्स एंड सर्विसेज, 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? 4 फैक्टर्स आर नीडेड। 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। पहला है लैंड। तो लैंड किसके लिए चाहिए? अगर आप बहुत प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपको खेती करने के लिए चाहिए, और सेकेंडरी कर रहे हो तो ऑफिस बनाने के लिए, क्योंकि उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करोगे ना। कोई फैक्ट्री बनाओगे, मान लो आप खेती नहीं कर रहे, खेती करोगे तब भी लैंड चाहिए। 2 तरीके की एक्टिविटी है। आप प्राइमरी का मतलब सॉइल से कुछ निकालो तो प्राइमरी एक्टिविटी है। तो 3 तरीके की एक्टिविटी भी है। कौन कौन सी एक्टिविटी है बताइए? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और दूसरी सेकेंडरी, और तीसरी टर्शियरी। तो प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद और तृतीयक उत्पाद। देखिए, तो इसमें क्या किया जाता है? समथिंग इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम सॉइल, यूजिंग सॉइल, यूजिंग लैंड, इफ वी आर समथिंग वॉट एवर रॉ मटेरियल वी आर गेटिंग फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सो वॉट एवर वी आर getting not only from soil, from cattle also, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर में है। तो सॉइल से करें या कैटल से करें, और इनसे भी ना करें, माइनिंग भी आ जाएगी। अगर आप जमीन से कोयला निकाल रहे हो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? माइनिंग हो जाएगी। क्वेरिंग क्या होती है पलक? माइनिंग, हाँ। क्वेरिंग यानी मतलब अगर ना जो मतलब टॉप है ना, उससे भी थोड़ा नीचे से हम निकालते हैं। अगर टॉप से यहाँ जो भी है, अगर आप देखेंगे तो मंडोर गार्डन में मकराना के पत्थर ऊपर से निकाले जाते हैं। जमीन के ऊपर यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं संगमरमर के, जो जमीन है ना, खोदी थोड़ी पड़ती है, इनके पहाड़ हैं सब।
तो बस उसको ऊपर ऊपर से खोदते जाओ, संगमरमर काट काट के निकालते। तो जमीन के ऊपर से निकाला तो क्वायरिंग, जमीन में घुस के निकाला चूहे की तरह, माइनिंग। तो उसको माइनिंग कहेंगे। तो क्वायरिंग माइनिंग किसी से भी निकालो, ये सब कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जमीन के ऊपर ये संगमरमर के पहाड़ हैं, अब इनमें क्या होगा, इसी में ट्रैक्टर से इसे काट काट के ऐसे ऐसे निकाला जाता है। तो ये काट काट के जब पहाड़ निकाले जाते हैं संगमरमर, तो यही बेची जाती है पूरे भारत में। मार्बल का जो काम होता है ना, दैट इज क्वायरिंग। पहाड़ों में भी, पहाड़ भी कीमती। अगर मार्बल का पहाड़ हो तो पूरा राजस्थान क्यों अमीर है? क्योंकि यहाँ मार्बल के पहाड़, ऐसे ताजमहल बना हुआ है। उसके लिए जमीन खोदनी थोड़ी पड़ेगी। यहाँ संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के पहाड़ ही हैं। मार्बल मतलब ज़्यादातर राजस्थान में मार्बल, और उसी को ये लोग मार्बल बना देते हैं। जो चूना बनता है उसको आग में ये गर्म करते हैं, उससे चूना बनाते हैं। पूरे भाग को चूना भी यहीं के लोग, मकराना, मंडोर, यही है मंडोर, दो घंटे पे। अब मंडोर की मंदोदरी थी, और इसीलिए यहाँ रावण का चबूतरा है, रावण की ससुराली तो जो, तभी तो यहाँ रावण का चबूतरा। जब रावण पहली बार आया था मंदोदरी से शादी करने, यहाँ स्वागत हुआ। चलो, प्राइमरी एक्टिविटी समझ में आ गई। अब सेकेंडरी एक्टिविटी, इंडस्ट्री। और सेकेंडरी जो एक्टिविटी है, if the material obtained from primary activity is processed, तो उसकी कॉस्ट बढ़ाई जा सकती है। जैसे हम लोगों को गेहूं ना बेचें, उसका फ्लोर बना ले, फिर उसकी ब्रेड और बिस्किट बेचें दूसरे देशों में, तो उसकी ज़्यादा कीमत होगी। तो इसलिए इफ आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल जो हमको इससे मिला है, कहाँ से मिला? obtained from primary activity, new product is made, तो उसे क्या कहेंगे? उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। इसमें मेडिसिन आ जाएगी, मेडिसिन मेकिंग, बिस्किट मेकिंग, और टर्शरी का क्या मतलब होगा? सर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। दैट इज सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ऑटो हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस LIC हो गई, और कुछ भी, पोस्ट ऑफिस, जहाँ जहाँ सेवा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट। सो सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ गया बताइए? बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज, और भी जितने हैं, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे लोग, भारत में बहुत सारे लोग हैं। अब आप ये समझिए कि 800 करोड़ पूरी दुनिया की जनसंख्या है, और 800 करोड़ में से भारत में कितने लोग हैं? 150 करोड़। और हर कंट्री में अब कितने बच गए बोलो? 800 में से अगर 150 करोड़ भारत में, तो बचे कितने? देखो 650। 650 करोड़ में भी हर 100 आदमी में 20 आदमी दूसरे देश में इंडियन है। क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ से गुलाम बना बना के सब जगह भेजे, तो यहाँ के गुलाम सबसे अच्छे थे, बहुत ओबेडिएंट थे, तो जगह काम करते गए, वहाँ आराम आराम से खूब बढ़ते गए, और फिर उनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी थी। तो कई कई जगह 6 तो ऐसे देश हैं कि वो गुलाम इतने अमीर हो गए कि ऋषि सुनक जैसे लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं ब्रिटेन के। ऐसे 6 देश ऐसे हैं जहाँ अभी हमारे भारत के ही भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं। तो आप ये समझिए कि 650 का भी 1/3, यानी करीब करीब 200 और जोड़ लो, 350 लोग दुनिया में ऐसे हैं। 800 करोड़ में 350 करोड़ भारतीय हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ के लोग भारतीय हैं, उनके पूर्व वंशज तो भारत के ही हैं। तो वो जो कमाते हैं, अगर वो 10,000 रुपये कमाते हैं, तो वो ब्रेड और जैम खा लेंगे, लेकिन 8,000 रुपये यहाँ भेजते हैं, यहाँ अपने परिवार के लिए। तो हम लोगों को 17 लाख करोड़ रुपए सालाने का NRI से इनकम हो जाता है। हम वहाँ से डॉलर आता है तो डॉलर रख लेते हैं, और नोट छाप छाप के उनके परिवार को दे देते हैं। लोग नोट आए, उनको डॉलर नहीं देते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की तो इनकम हो गई ना, गवर्नमेंट के पास डॉलर आ गए। तो इस तरीके से देयर इज ए लॉट ऑफ आवर जो GDP का कंट्रीब्यूशन है, वो किसका है? क्योंकि जो NRI है
वो अपने परिवार को नहीं भूलता, इंडियन अपने परिवार को नहीं भूलते, और अंग्रेज तो अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं, क्योंकि एक औसत अंग्रेज या एक औसत यूरोपियन की 5 शादियां होती हैं पूरे जीवन काल में, और एक औसत यूरोपियन लड़की की भी 5 शादियां होती। तो आप समझ सकते हैं, और वो औसत लड़की जो डेटा बताते हैं अपने जीवन काल में 75 मर्दों को किस करती है। तो फिर ऐसे में अब वो अपने बच्चों के प्रति क्या वफादार होंगे? क्या वो अपने बच्चों के लिए 1 रुपया भी देंगे? वहां पर जब केस किए जाते हैं तो वो औरत कहती है ये बच्चा मेरा नहीं है, और पति कहता है ये बच्चा मेरा नहीं, ये हालत होती है। वहाँ के बच्चों की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो बच्चा ही पालने को तैयार नहीं उनका परिवार। 16 साल में उस बच्चे को खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उसका भार संभालती है। पति पत्नी दोनों ही पालने को तैयार नहीं। जो अपनी जीवन काल में 5 शादियां करेगा बच्चे को पालने का क्या? सर न्यूटन के साथ भी यही हुआ। तो ये क्राइसिस हो रहा है। इटली में पिछले 6 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए उसे डाइंग कंट्री कहा गया। कोई बच्चा ही पैदा, उसे पालेगा कौन? ऐसे यूरोप में ये बड़ी क्राइसिस आ जाए। तो आप समझ गए ना इंडियन का। तो मैं अभी उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, सर्विस सेक्टर। हमारे बहुत, सुनो इस बात को निष्काम, हमारे यहाँ के इंडियंस लोग दूसरे देशों में जाके सर्विसेज दे रहे हैं। हमने खुद यहाँ पर रह के बहुत सारे, जब कोरोना काल में कैलिफोर्निया के बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि वहाँ टीचर्स का नितांत अभाव है। वहाँ पर वो अलग अलग अफ्रीकी मूल के अलग अलग बच्चे थे, ऑनलाइन पढ़ते थे हमसे, समझ में आई। वहाँ पर कोई ये छोटे मोटे जॉब नहीं करना चाहता है। अभी तुमको पता है इजराइल में 1-1 लाख रुपए की सैलरी पे इंडियंस को बुलाया जा रहा है कि जिससे वो लोग उनसे लड़ सकें फिलिस्तीनियों से। बहुत सारे देश, अभी कनाडा ने कहा ओपनली इंडियन का स्वागत किया है कि आप हमारे यहाँ आओ। उनके पूरा कनाडा हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन उनकी कुल आबादी 1 करोड़ है, और उसमें से भी 80 लाख जो है पंजाबी भरे। अभी भी उनको उनके रिसोर्सेज हैं, सारी ज़्यादातर शॉप अनमैन्ड है। खुद ही कार्ड निकालो, खुद ही स्वाइप करो, खुद ही पे करके ले जाओ, पूरी दुकान में कोई है ही नहीं बेचने। समझ में बात कि नहीं? तो वहाँ मैन की क्राइसिस है कई देशों में। ओके, तो सर्विस सेक्टर कहाँ की है बोलो? इंडिया दूसरे देशों में जाके क्या कर रहा है? सर्विस सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर समझ आ गया। अब आगे देखो, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, और मतलब वहाँ के लोग इन सब चीज़ों में रिलेशन में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में वहाँ के बहुत जो वो नहीं होते हैं रिवॉल्यूशन करने वाले कि कई एक्टिविटीज, उन्होंने कहा कि इन जो गाय यहाँ घूमती रहती इनको कपड़ा पहनाओ इनके जेनिटल्स पे, क्योंकि हमारे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ा। कह रहे गाय कुत्तों को कपड़ा पहना के घुमाओ। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीजें। तो वहाँ यूरोपियंस ऐसे ही हैं। ये जो एक्ट्स आया इस चिंपैंजी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से आया। तो अब जो वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, उनके अंदर कोई ट्रेडिशन नहीं है, कल्चर नहीं है, तो क्या किया जा सकता? नहीं इंडिया। और वो लोग इंडियन कल्चर को, आपने क्लास 8 में पढ़ा, जेम्स मिल ने इंडियन कल्चर के बारे में कैसी कैसी बातें कही। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई? यस सर। अब हम क्या जानते हैं, पहली रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? लैंड किस लिए चाहिए बताओ? फार्मिंग के लिए, क्वायरिंग के लिए। प्राइमरी एक्टिविटी के तो लैंड चाहिए ही, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड नहीं चाहिए? तो फॉर किसके लिए बताओ? फार्मिंग के लिए भी लैंड चाहिए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लैंड चाहिए। दोनों के लिए चाहिए कि नहीं? इन सबको पढ़ो। तो अब यहाँ देखिए, दूसरी चीज बताई गई है लेबर। अब इन सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेबर, सी क्या है? दैट इज कैपिटल। तीसरी चीज है फिजिकल कैपिटल। नो सर, कैपिटल है पूरा, एक फिजिकल, फिक्स्ड और वर्किंग। 2 तरीके के कैपिटल होते हैं। कौन कौन से कैपिटल है बताओ? और वर्किंग कैपिटल। तो जो सिर्फ कैपिटल लिख लेना, हाँ ना? फिजिकल लिखा है बुक में? यस सर, लिखा है। तो फिर फिजिकल को दो। फिजिकल का मतलब है जो पैसे से संबंधित है, मॉनेटरी। और ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा भी व्यक्ति चाहिए ना जो लॉस को बियर कर सके, गेम में उत्सव मना सके। एक उसका डायरेक्टर नहीं चाहिए जो कम ज़्यादा हो, तो उस कंपनी को संभाल, ऐसा ना हो कि बिग बाजार की तरह वो कोरोना काल में खत्म ही हो जाए।
तो अब ये देखिए, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। इलेक्ट्रिसिटी वो किसमें आती है? अभी बताना है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन हुआ, उसमें क्या क्या चाहिए? सर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल से वर्किंग कैपिटल। कैपिटल में कहाँ से आ जाएगी? यहाँ देखो ना, एक्टिविटीज क्या है, ये सब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन हो रही इलेक्ट्रिसिटी, उसके पैसे लिए जा रहे हैं। सर, कौन सी होगी? इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे आएगा? जो भी चीज तुम्हारी पैसे डे टू डे जिस पे पैसा लगे, वो वर्किंग कैपिटल से आएगी। सीड्स हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वो जैसे हम तुमको डेली शीट्स बांटते हैं, ये हमारा वर्किंग कैपिटल हुआ। ये मेजर फिक्स्ड कैपिटल होगी, जिसमें हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन जो हमको शीट्स खरीदनी पड़ती है, या इंक खरीदनी पड़ती है, कुछ भी होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का हर महीने जो बिल देना पड़ता है 10,000 रुपये, वो सब किस में आएगा? वो वर्किंग कैपिटल, वो रोटेट हो रहा है, वो हमें लगातार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? चलो सर, इलेक्ट्रिसिटी सर सेकेंडरी में आएगी। हाँ, ये वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमने उसके लिए डैम बनाया है, डैम से बनाई, ठीक है कि नहीं? अब देखिए, चौथी चीज क्या आ गई? ह्यूमन कैपिटल। व्हाट डज इट मीन बाय जस्मिता ह्यूमन कैपिटल? बोलो, बताओ, जिसमें कुछ बताओ। ह्यूमन, देखो एक लेबर होता है, द पर्सन हु इज, हाँ बोलो। सर ह्यूमन कैपिटल यानी मतलब जो हम इंसान, ह्यूमन बींग्स जो काम कर, लेबर भी कर रहे हैं, वो लैंड भी सस्टेन कर रहे हैं, और ये तो कैपिटल मतलब पैसा भी रख रहे हैं, मतलब हु ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स, इन सबको जो मैनिपुलेट कर सके। लैंड भी रखे, बहुत अच्छी बात बताई है। लेबर को मैनिपुलेट करे, इतना लेबर रखना, इतना ये करना है, यहाँ इतना लगाना, इतना रनिंग में, इतना वर्किंग में, वो चीज़ है ह्यूमन कैपिटल। ये वास्तव में उस कंपनी का डायरेक्टर है। अब जरा देखो, पहली चीज क्या है? सर, लैंड। लैंड किस किस चीज के लिए चाहिए, और पालमपुर से कैसे रिलेटेड है? जैसे देखिए, these all are called factors of production. क्वेश्चन आएगा, what are the factors of production? लिखो, these are called factors of production. Now देखिए, लैंड किस लिए नीडेड है? लैंड इज नीडेड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए भी चाहिए। और अगर कोई दूसरा भी कोई काम कर रहा है तो शॉप्स खोलेगा, तो क्या शॉप्स के लिए नहीं चाहिए? मैकेनिक शॉप या कुछ ना कुछ खोलेगा, किराना की शॉप खोलेगा या फैक्ट्री खोलेगा, तो इट इज फॉर फैक्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर, और या सर्विस सेंटर भी खोलेगा। हर एक चीज़ के लिए तो लैंड चाहिए। देखो, जो आप सर्विसेज किसी को देते हो वो भी तो प्रोडक्शन है, क्योंकि वो जीडीपी में आता है कि नहीं? आपका जो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरा इस भारत में जितना मिला जुला हो रहा है वही तो जीडीपी है। तो क्या उसमें सर्विस सेक्टर नहीं आ रहा है? हर व्यक्ति कितने हजार कमा रहा है, वो जीडीपी जुड़ जाता है। कितना हजार सबकी सैलरी है, तो आप समझे फैक्ट्री। और क्या हो सकता है बताइए? सर्विस सेंटर सब। अब बोलो। मैं बस इतना लिख दूं, टेस्ट नीडेड फॉर बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तो सही हो जाएगा। किसमें? सही है लैंड। हाँ, लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो फॉर फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ऐसा लिख सकते हो। सर देखो, सेकंड में क्या चाहिए? लेबर। लेबर आपको फार्मिंग एक्टिविटी के लिए भी चाहिए। और अगर आपने कोई यूनिट खोली है, तो एक जो बहुत छोटा होता है, तो उसको क्या कहेंगे? कॉटेज इंडस्ट्री। उसमें भी 20 आदमी रखते हैं। शॉप अप तो एक इंडिविजुअल की होती है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो कम से कम उसमें 20 होते हैं, और ज़्यादा तो कितने भी हो सकते। कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग, उसमें 20 आदमी कम से कम होंगे। जैसे माचिस का उद्योग हो गया, पेपर बैग बनाने का, ऐसे लगा। तो लेबर किसके लिए चाहिए बताइए? और फार्मिंग एंड, फार्मिंग में भी तो लेबर चाहिए, एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज।
अगर आप देखेंगे दूसरे देश के जो कंबाइन है या थ्रेशर है, इतने लंबे लंबे वो हैं उनमें ट्रैक्टर प्लोइंग के लिए, उसमें जो ब्लेड्स लगे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े खेत को एक साथ ही करते हैं। बड़े बड़े खेत हैं, ऐसा नहीं है पालमपुर की तरह वहाँ चकबंदी हो चुकी है, खेत का बंटवारा हो चुका है। वहाँ तो बड़े बड़े फील्ड हैं, कोई वहाँ चलने वाला नहीं है। तो इसलिए वहाँ दूसरे देशों में एडवांस फार्मिंग टेक्निक बहुत जोरों पर है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती। सर अमेरिका में 100 हेक्टर तो सब जगह है। ऑस्ट्रेलिया में तो आप समझे 90% तो वहाँ रेगिस्तान ही है, 10 रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में। और 10 मतलब 90% रेगिस्तान, 10 डेजर्ट्स हैं और 10% जमीन पर ही लोग रहते हैं। अब आगे देखें। यस, लेबर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जो टर्शरी या सेवा क्षेत्र कर रहे हैं तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं जो अनस्किल्ड होंगे, वो या तो प्रोडक्शन में लगा दिए जाएंगे प्राइमरी सेक्टर में, चलो घास काटो। सेकेंडरी में भी अच्छा चलो पैकिंग कर लोगे बिस्किट की, हाँ कर लेंगे सर, चलो पैकिंग करो। जब बिस्किट बनाने में और टेस्टिंग में कितना मटेरियल पड़ेगा, वहाँ स्किल्ड चाहिए, लेकिन बिस्किट पैक करने के लिए अनस्किल्ड चाहिए। और फिर टर्सरी में जिनको सर्विस सेंटर में बैठाया जाएगा, वहाँ तो ऐसे किसी को थोड़ी बैठा दिया जाए। तो इसलिए लेबर कितने तरीके के होंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। सर 3 तरीके होते हैं ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ऐसे भी है, बुक में है सेमी स्किल्ड की नहीं, जो है वही लिख देना। अब तीसरी चीज देखो, नाउ द थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। फिजिकल कैपिटल में 2 चीजें होती हैं, इट इंक्लूड्स एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसके लिए है? अगर आपने बहुत सारे मवेशी खरीदे, यू हैव परचेज सम एनिमल्स, हैं किसके लिए? इसमें एक बार में हमने मशीन खरीदी और उसके बाद में एक साल तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर और ये सब रहते हैं ना, शॉवेल्स या कुछ भी ऐसा होता है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीद लिए एक बार तो वो तो हमेशा चलते रहेंगे। सो दैट इज, हाँ बोलो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर एग्रीकल्चरल टूल के लिए। हाँ बताइए। लेकिन सर जो वर्ड कैपिटल है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? पूंजी, यानी जो तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारे पास अगर तुम 100 रुपए लगाना चाहते हो तो तुम्हारे पास 30 रुपए हमेशा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तुम 70% किस में लगाओ, फिक्स्ड कैपिटल लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं तो तुम रन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ डेली टू डेली खत्म होगी उसके लिए तुम्हें, अभी कोई भी तुम दुकान खोलो उसका ये सूत्र है, 70% शुड बी या उससे कम, इट शुड बी फिक्स्ड कैपिटल एंड 30% शुड बी वर्किंग कैपिटल। तो हमने भी यहाँ पे जो पूंजी लगा दी है वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। एक बार हमने यहाँ 7 लाख रुपए का सामान खरीद के रख दिया सब इन दुकानों में, अब वो आराम से मैं दिखा रहा हूँ, मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कुछ टूट फूट होती तो उसको जोड़ जाड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे हर महीने 15-20 हज़ार तो चाहिए नीचे देना, 25 हज़ार तो दुकान का ही किराया हो गया इसका, तो ये भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कि हमें एक वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ना, नहीं तो क्या वो मुझे चलाने देगा यहाँ कोचिंग, नहीं चलाने देगा। तो एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ऐसे ही एग्रीकल्चरल टूल के लिए भी चाहिए, तो वो किसके लिए बताइए, फॉर एग्रीकल्चरल टूल। मायने इसमें क्या क्या चीजें आएंगी एग्रीकल्चर में, बताओ। ट्रैक्टर आ जाएगा, ट्रैक्टर या और भी कुछ भी आ सकता है। कुछ कुछ मशीन, हैवी मशीन्स भी लग सकती है ना। मान लो तुम्हें एग्रीकल्चरल नहीं बड़े कारखाने खोलने हैं तो उसमें क्या होगा, सीड ड्रिल मशीन, कंबाइन थ्रेशर, यही सब लोग हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, जो वहाँ अनस्किल्ड लेबर है, बांग्लादेश दुनिया का नंबर 1 कपड़ा उत्पादक देश है। ये जो बड़ी बड़ी तुम कंपनी ब्रांड पहन रहे हो ना कपड़ों की, वो वहाँ का लगभग हर आदमी कपड़ा सिल लेता है 75 पैसे में, एक टी शर्ट और एक फ्रॉक सिलता है बांग्लादेश में, और वो मिनटों में सिल देता है। उसको एक कपड़ा सिलने का सिर्फ 75 पैसा मिलता है। जो सबसे टॉप मोस्ट दुनिया की ब्रांडेड कंपनी है वो भी बांग्लादेश से सिलवाती है, क्योंकि वही इंडिया में उनको सिलवाने का 1.5 रुपये पड़ रहा है। तो आप समझो कितनी जल्दी कर लेते होंगे, उनके पास कितनी अच्छी मशीन्स होंगी एम्ब्रॉयडरी। चलो अब ये देखिए,
एग्रीकल्चरल टूल के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, एंड वर्किंग कैपिटल किसके लिए चाहिए? रॉ मटेरियल्स एंड मनी। वर्किंग कैपिटल का मतलब है मनी इन हैंड, मनी इन हैंड फॉर सीड्स के लिए, सीड्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो पैसा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब के लिए। और भी कुछ तुम्हें रॉ मटेरियल फॉर एनी इंडस्ट्री, यहाँ पालमपुर की बात हो रही है तो तुम दूसरी इंडस्ट्री पे खुद ही समझो। चौथी चीज दैट इज यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है यहाँ पर? द पर्सन हु हैंडल्स द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो हैं, जो जमीन को, लेबर्स को बुलाए, यहाँ काम करो वहाँ काम करो। द पर्सन हु मैनिपुलेट्स फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना ही नहीं, एंड इज रेडी टू टेक रिस्क इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, एंड इज रेडी, तभी वो बिजनेस चला पाएगा, नहीं तो बंद कर देगा। जब कोरोना काल हुआ था तो उसी समय का एक, इसके पहले एक फोटो लगी थी 2 दिन की लगा दी, एक सृजन की लगी थी, पहले आपकी नजर पड़ी है 2 दिन पहले। वो उस समय का वो लड़का पड़ा हुआ था सृजन, अभी वो IIT में उसकी कौन सी 120 रैंक आई है अभी कुछ दिन पहले। तो सृजन को तो आप जानती है ना, तो वो कोरोना काल में उसको सामने बैठा कर उसको सिखाता था, मैं उससे पूछता था 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तो पूरा दिन हमें वीडियो पे ही बैठा रहना पड़ता था। वो बच्चे इतने अच्छे निकले कोरोना काल के भी, जहाँ दूसरे बच्चे घर में सो रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ हमारे बच्चों को हमने वीडियो पे बैठ कर पूछा है, बताया है, पढ़ाया है, और उनका वो लिया है इंटरव्यू। उसमें उनको 140 रुपये का प्राइस तब भी दिया करता था, तो उसमें भी वो एक लेजेंड था। तो आप समझिए कि हमारी कोचिंग तब भी चली रही थी, और पेरेंट्स घर में टेस्ट लिया करते थे, फिर उसकी वो PDF भेजते थे तो मैं चेक करके देता था। यानी पूरी ईमानदारी के साथ हमारे बच्चों ने सब कुछ सीखा, और सारे उनको जो भी इक्विपमेंट है सब दिखाए भी गए, तो बच्चे बहुत अच्छे निकले, ऐसा नहीं कि लैप्सेस नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है, हु इज़ रेडी टू टेक। अगर हम रिस्क ना लेते तो मैं बंद भी कर सकता था उस समय, 2 साल के लिए कोचिंग बंद हो जाती, बहुतों के बिजनेस बंद हुए कि नहीं। तो इस तरीके से मैं उस समय ह्यूमन कैपिटल था कि अगर लॉस भी होगी तो हम बियर करेंगे, है बात कि नहीं। अब देखो यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि वहाँ के लोग लैंड का यूज कैसे करते हैं। जो भारत में 3 तरीके की फसलें हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो यहाँ से चले ये 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये रबी है, ये कोल्ड क्लाइमेट है। रबी की इसको क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप, इसे क्या कहेंगे, विंटर क्रॉप में अगर वो लोग हैं तो यहाँ पे वो गेहूं उगा लेते हैं। वीट एक विंटर क्रॉप है जिसे सर्दी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बारिश, अगर 2 बारिश हो गई तो गेहूं की फसल खराब हो जाती। इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखें तो अब दूसरी एक फसल है रेनी सीजन की क्रॉप, तो ठीक है, तो रेनी सीजन अगर आप देखें तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, जून में तो सब जगह बारिश शुरू हो जाती है, तो ये सीजन है। वास्तव में 5 मंथ का ही फोटो पीरियड है, तो कुछ लोग आलसी किसान हैं, वो अक्टूबर में सोते रहेंगे तो नवंबर से अप्रैल तक खींचेंगे, क्योंकि यहाँ तो ठंडी उनको मिल ही रही है। अब कुछ एक्टिव किसान है तो वो अक्टूबर से ले जाएंगे तो मार्च तक 5 महीने, 1 2 3 4 5 यही तक खत्म कर लेंगे, फरवरी में से ही आने लगेगा। 6 महीने में 5 महीने के फोटो पीरियड में तुम्हारा गेहूँ उगाएगा। इसके अलावा ग्राम भी उगा सकते हैं, पी भी उगा सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं, ये सब रबी की फसलें हैं।
और दूसरी फसल ये किसकी है, दैट इज खरीफ। किसकी हो गई बताइए, खरीफ की, रेनी सीजन की। रेनी सीजन में मतलब क्या उगाया जाएगा, राइस। मुख्य इसका क्या है और भी हम देख लेंगे, लेकिन राइस। अब ये देखिए, अब इसके, अब जैसे देखो यहाँ पर तुम्हें शुगर केन यहाँ मिल रहा है ना, तुम जब होली जलाने, तो होली के समय शुगर केन आता है, तो इससे क्या पता चलता है, अभी यहाँ पर फिर खाया जाता है। अभी देखो गर्मियों में शुगर केन ही तो गन्ने का जूस मिल रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है रबी की फसल में शुगर केन का। तुमको कोई चीज़ कब मिल रही है उसके आधार पर तुम देखो ना। शुगर केन तुमको मार्च में दिखाई पड़ जाता है, तो इसका मतलब है ठंडी में बना है। तो ये कौन सी बताइए, शुगर, और इसमें राइस हो गई। अब ये जो बचे मंथ हैं, इसमें कुछ लोग 3 महीने में सब्जियां उगा लेते हैं, जिसको जायद की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद, रबी खरीफ जायद। तो ये होती है, ये जो स्पेयर मंथ्स हैं, कुछ लोग इसमें अपनी ज़मीन को आराम देते हैं, सॉइल को रेस्ट देंगे जिससे रिप्लेनिश हो जाए, और कुछ 3 फसल भी उगा लेते हैं। तो ये जितनी भी फसल है, ये हॉर्टिकल्चर है, जिसको कि सब्जियां, वेजिटेबल्स उगाते हैं। 3 महीने में तो सिर्फ वेजिटेबल्स उग सकती हैं, सीरियल्स नहीं उग सकते, अनाज नहीं उग सकते। कुछ भी, अगर मान लो उन्होंने फरवरी तक उगा ली, 3 महीने चाहिए तुम, या तो इन 3 महीनों में उसको कड़ी धूप चाहिए। सब्जियां कब उगती हैं बताओ, हार्श समर। तो चाहे कोई भी 2 महीने तो तुमको मिल ही जाएंगे समर में, 1.5 महीने की धूप में उग जाता है। तो अब देखो यहाँ के लोग क्या करते हैं। सो पालमपुर, ये तो तुमको पता चल गया होता क्या है, लेकिन मैं पालमपुर की बात करता हूँ। तो अब 3 महीने का है, चाहे मार्च से, आपने बताया ये 5-5 महीने चाहिए। 5 महीने में तुम थोड़ा इधर उधर खिसका लो, तुम्हारा मुख्य सर्दी ये 2 महीने की। तो जो किसान, ये 5 मंथ सोचो, मैंने 6 बताया, लेकिन 5 मंथ्स में कुछ किसान लैप्स कर दे 1 महीने का तो भी चलेगा। और इसी तरीके से इसको विंटर चाहिए, तो असली विंटर जो है जून जुलाई, मिड 15 जून से लेके अगस्त तक रहता है, तो थोड़ा किसका है, ये 4 महीने में हो जाएगी। ये 4 महीने की हो जाएगी, 4-5 कितने हो गए, 9, और ये 2 मंथ्स बचे, इसी में काम बन जाता है। इसमें ऐसे होता है 9-3 बार, तो 3 महीने हो गए, तो 3 महीने होगा। ठीक है, समझ में आ गई बारी। अब देखो पालमपुर के लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग खरीफ सीजन दे ग्रो ज्वार एंड बाजरा। ड्यूरिंग खरीफ सीजन, ये उनके फसलों के, वो जो पशु है ना, पशु आहार है, ज्वार बाजरा, तो पशु खाते हैं। दे ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, बाजरा बहुत गर्म होता है, राजस्थान के लोग खा सकते हैं, सब जगह के नहीं खा सकते। इट इज़ वेरी हॉट सीरियल, गर्म बहुत करता है। तो बाजरे का सोगरा यहाँ जाओगे तो रेस्टोरेंट में मिलता है। अब आगे देखिए, इसके अलावा वो सर्दियों में क्या उगाते होंगे, इन रबी, इन विंटर सीजन दे सो व्हीट एंड शुगर केन। बोलो, ये तो खरीफ की फसल हो गई, क्या इसे आप रेनी सीजन मान रहे हैं, रेनी सीजन। और इन खरीफ रबी सी, जो रबी क्रॉप, और ये खरीफ क्रॉप लिखो। अमान्य बताओ, रबी क्रॉप के क्या क्या उगाते हैं बताएं। बताती नहीं, हाँ बोलो, हाँ बोलो अर्पित। हाँ निखिल आप बता रहे थे, ग्राम कभी उगाते हैं, वो हमने लिखा ये सब उगाया जाता है, लेकिन पालमपुर के लोग क्या उगाएंगे, दैट इज व्हीट एंड शुगर केन। ये इट इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। ये जो दिल है हिंदुस्तानी पिक्चर में करिश्मा कपूर ने पालमपुर का नाम लिया, ये वो पालमपुर नहीं है जो मेरठ के पास सहारनपुर वाला, ये नहीं। इट इज हाइपोथेटिकल, टोटली हाइपोथेटिकल एडवांस कुछ, जिसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अब जरा देखिए राजा हिंदुस्तानी पिक्चर में, अब जरा देखो, नाउ फार्मर्स हैव, as they have well organized agricultural system
with modern equipments so they can grow 3 crops per year। ये जितने क्वेश्चन ये MCQ से भरे हुए हैं, समझो MCQ ही इसमें से आते हैं। So they managed to grow 3 crops per year due to by using modern agricultural techniques। तीनों ही फसल उगा लेते हैं, 2 पे नहीं है। So they grow 3 crops per year using modern agricultural techniques। कौन कौन सी टेक्निक्स? टेक्निक की स्पेलिंग बताओ। QUE ना टेक्निक्स, तो उसमें HYV हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स है ना, HVY हाई यील्ड हाई वैरायटी यील्डिंग ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, NPK वो तो इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दैट इज फर्टिलाइजर्स वो अलग से देखेंगे। पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स के अलावा ट्यूबवेल्स, उनके यहाँ ट्यूबवेल्स पानी खूब बर्बाद करते हैं। मॉडर्न मैकेनाइजेशन, और बताओ मॉडर्न, मैकेनाइजेशन, हाँ जो भी मॉडर्न मशीन्स, जो भी एग्रीकल्चरल मशीन्स है उन सबका यूज कर रहा है। पंप सेट लिख सकते हो, उसमें जो लिखा है वही लिखो, पंप सेट लिखा है। और मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स जो मैंने बताया, थ्रेशर, कंबाइन, वो सारा यूज करते हैं। मॉडर्न सीड ड्रिल। इसके अलावा पालमपुर के लोगों की खासियत क्या है? वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं। मान लीजिए वो गेहूं उगा रहे हैं, तो पूरी फील्ड में वो गेहूं नहीं उगाएंगे, वो यहाँ पर इतने में वीट उगा लेंगे, इतने में वीट के अलावा ग्राम उगा लेंगे, और इतने में शुगर केन। तो क्या तीनों तरह की यही फसलें हैं? अब ऐसे में मान लीजिए सबने गेहूं उगा लिया, तो गेहूं की कीमत बाजार में 10 रुपए किलो हो गई, लेकिन शुगर केन बाजार में कम है, तो उनका शुगर केन महंगा बिकेगा, 40 रुपए का मान लो 1 क्विंटल बिक जाएगा, या 100 किलो, ठीक है। क्विंटल 400 रुपये क्विंटल बिक जाता है, 1.5 रुपये का एक गन्ना बिक जाता है उनका, जो कितना कॉस्टली है। तो उसमें 10 गिलास जूस भी निकल आता है। हाँ? अब हम देखेंगे, सारी बातें समझो। उन्होंने ऐसा उगा लिया, फिर इसको कहते हैं व्हेन इन ए सिंगल पीस ऑफ फील्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो, समझिए इधर ध्यान दो, इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? मल्टीपल। दे आर वेरी क्लेवर, दे आर नॉट डूइंग ओनली मल्टीपल क्रॉपिंग, दे डू मल्टीपल क्रॉपिंग विद क्रॉप रोटेशन। और दूसरा क्या करेंगे बताओ? इंटर क्रॉपिंग। अब ये दोनों समझो भाई, पालमपुर के लोगों की चालाकी समझो। वो दे ग्रो मैनी क्रॉप्स इन सिंगल पीस ऑफ लैंड, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। दे ग्रो, देखो बहुत सारी कर रहे हैं कि नहीं, दे ग्रो मैनी क्रॉप्स, जिससे कि उन्हें क्रॉप का सही दाम मिले, जो बाजार में महंगी बिके उससे उनकी लागत आ जाए। इन सिंगल पीस ऑफ लैंड, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग कर ली है। जो मैंने चित्र बनाया है किस चीज का? मल्टीपल। अच्छा, दे डू मल्टीपल क्रॉपिंग along with crop rotation और intercropping। अब उसे समझो, यहां तक तो बात हो गई, इसे हटा दें। They do multiple
क्रॉपिंग along with crop rotation and intercropping, या इन दो अलग अलग चीजें हैं। कोई कुछ मेथड कर रहा है, कोई कुछ। अब इनका मतलब समझो। मान लीजिए एक किसान ने अपने यहाँ पर उसने उगा दिया पोटैटो और यहाँ ग्राम उगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई और दूसरी सब्जी उगा दी तो पी, ठीक है। ग्राम को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इसे क्या चाहिए? प्रोटीन। इसको पोटैटो को कार्बोहाइड्रेट, और उसने पीनट उगा दिया। क्या उगा दिया? तो पीनट से क्या हमें मूंगफली का तेल मिल जाता है? पीनट से क्या मिलता है बताओ? तो इससे फैट। लेकिन सॉइल की इस जगह से तो फैट निकला, इस जगह से सॉइल ने कार्बोहाइड्रेट दिया और इस जगह से क्या दिया? लेकिन वो जब अगली बार फसल उगाएंगे तो वो पूरी फसल को शिफ्ट कर देंगे, कहेंगे ग्राम अब तुम यहाँ उगो, तो वो ग्राम यहाँ उग जाएगा, और किलो से कहेंगे तुम यहाँ उगो पीनट, तो पीनट यहाँ उग जाएगा। अब पोटैटो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और फिर आफ्टर इन नेक्स्ट क्रॉप ऐसा होगा, इन ये देखो अब यहाँ पे ग्राम यहाँ आ जाएगा और पीनट वहां चला जाएगा। और ये so if a number of crops are grown in a single piece of field by rotation wise, so that in fourth turn same crop is grown in same portion of land। अगर आप चौथा बनाएंगे तो ग्राम यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, टर्न वाइज, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। हम समझिए अगर शिफ्ट करें तो क्या मतलब एक जगह से काट के दूसरे में लगा? अब देखो जैसे ये है, समझो इस बात को कि तो थोड़ा तो खाली छोड़ते होंगे उसे। वो जो होगा उसको रेस्टिंग पीरियड है। आप खाली भी छोड़ो ना, आप सिर्फ रबी और खरीफ भी उगाओ, लेकिन आप रोटेट करके उगाओगे तो जमीन से क्या होगा? फिर इसका न्यूट्रिशन सॉइल को, फिर जब सॉइल यहाँ पे प्रोटीन दे रही, जब अगला बनाएगा तो क्या उसे प्रोटीन देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। फिर जब अगला आएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये सॉइल, फिर ये यहीं पे पहले वो प्रोटीन दे रही थी, फिर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दे रही और फिर यहाँ फैट दे रही। तो सेम सॉइल में हर एक पोर्शन को रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा कि नहीं? जब वो प्रोटीन दे रही होगी तब तक वो अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट रिप्लेनिश करेगी। ये रिप्लेनिशमेंट ही हो रहा है उसका, वो अपने समय में उस एक ही चीज नहीं ले रहे हैं। मतलब जमीन को जमीन रहने दो, उसको शाहजहां मत बनाओ। जब उसकी मुमताज की बेगम को 17वां बच्चा होने वाला था, उसने बोला कि चलो हम आगरा युद्ध करने जा रहे हैं, घोड़े पे बैठो, हम तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। और वो बेचारी, उसका 8वां महीना था और उसको उसने घोड़े पे बैठा के टकबक टकबक ले गया वहाँ और उसको पेन हो गया, लेबर पेन, वहाँ पर उसकी क्रिटिकल हो गई हालत, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। वो 1.5 महीने उसके साथ कमरे में बंद रहा, शोक मनाता रहा। और फिर उसके बाद जब निकला तो इतना दुखी हो गया, फिर उसकी छोटी बहन से शादी की उसने, तो फिर उसकी याद में उसने मुमताज महल बना दिया। तो हमें सॉइल को ऐसे नहीं यूज़ करना है कि उसमें से आप यूज़ करते रहो। जैसे कैलिफोर्निया में वो बोले हम तो 5 फसल उगाएंगे उसी ज़मीन से, ज़मीन भी तो हमारी माँ है। और फिर वहाँ ज़मीन ऐसी रेत बनी कि कैलिफोर्निया को सिटी ऑफ घोस्ट कहा जाता है। वहाँ रेत के बवंडर उठते हैं 10-10 मंजिला, और बड़ी बड़ी मंजिलें सब खाली पड़ी, लोग या तो मर गए या शहर छोड़ के चले। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में सब खाली कर दो, रिसोर्सेज ही खाली कर दो, जब खत्म हो जाएगा तो ज़मीन भी सस्ते। अगर तुमने नदी को नाले में बदल दिया, फिर उस नाले को नदी नहीं बना सकते हो। इस समय यमुना नाला बन चुकी है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो कभी नदी नहीं बनती। आगरा दिल्ली से गुजरी पहले नदी हुआ करती थी, क्योंकि अब उसमें मछली ला के डालना है, वो मछली 10 दिन में मर जाती है। और पहले मछलियाँ हुआ करती थी साफ पानी में, तो खाती थी, उनका एक इकोलॉजिकल बैलेंस था ना। तो वो सिस्टम तुमने खराब कर दिया, क्या तुम वो सिस्टम खुद बना दोगे क्या?
कुछ भी कर दो बना नहीं पाओगे। एक्वेरियम की मछली तो संभलती नहीं, क्या नदी के संभाल लो। तो इसलिए वंस यू आर स्पॉइलिंग योर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, यदि तुमने अपने पर्यावरणीय संतुलन को एक बार तबाह कर दिया तो तुम उसे पुनर्स्थापित नहीं कर सकोगे। इसलिए हर मानव का ये कर्तव्य है कि वे अपने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखें और सतत पोषणीय विकास की जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई अवधारणा है उसको स्थापित करके रखें। सो इसी चीज को इस चैप्टर में समझाया गया। अब हम देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। व्हाट डज इट मीन? दो चीजें लिखी गई कि नहीं यहाँ पे, एक क्रॉप रोटेशन है और एक इंटरक्रॉपिंग। सो इफ 2 or 3 types of crops are sown in same piece of field, rotation wise either clockwise or anti-clockwise, so that the same crop, ठीक है ना, is sown in same field of land after second or third return. Crops are to be selected wisely. ऐसा ना करो कि एक में पोटैटो सारी या शुगर केन ना उगा देना, क्योंकि सभी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सभी एनर्जी ड्रिंक तुमने बना लिए, उसमें भी आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टेपल फूड है, आलू हो गया, शुगर केन और व्हीट भी, सभी कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं लेना है, एक पैटर्न है, उन्हीं फसलों को लो। वो पैटर्न बुक्स में दिया गया। 9th की बुक में भी एक तुम्हारा चैप्टर है, लास्ट में 15th चैप्टर, उसमें ये सब बातें अच्छे से समझाइए। थोड़ा यहाँ भी बताइए, कौन सी बुक में? ये साइंस की बुक है, ठीक है, वो हम दिखा देंगे। ये साइंस की जो बुक है इसमें ये दिया हुआ है कि किस तरीके से ये देखो। तो ये चीज़ हम अभी बता रहे हैं, इसमें भी जब लास्ट में देखोगे ये देखो इंटरक्रॉपिंग और ये सब यहाँ दिखाया गया है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, उसमें सब बताया गया। थोड़ा सा बता दें, इफ 2 or 3 crops are grown same piece of land, rotation wise, either clockwise or दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अब जरा देखो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। तो जिस तरह हम ये मेंशन कर सकते हैं कि उसके बाद जब रोटेशन के बाद जब वापस सेम जगह पे आ जाती है, वो सब फिर सेम जगह पे आ जाएगी। इंटरक्रॉपिंग में देखो, ये मान लीजिए अभी हमने दिखाया कि एक लेयर ऐसी करो कि उसमें फूल गोभी हुए और फिर उसके बाद अगली में मिर्च उग रही है, क्या उगेगी? मिर्च। 2 लेयर में मिर्च कर लो, 2 रो मिर्च की और 1 फूल गोभी, उससे क्या होगा? ये अच्छा बताते हैं। देखो आना, इसीलिए इनको नॉलेज हो तो आदमी क्या नहीं बन सकता। जैसा आना ने हम लोगों को बताया कि गोभी के कीड़े अलग और मिर्ची के कीड़े अलग, तो इस गोभी की रो में जो कीड़े लगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इंटरक्रॉपिंग में देयर इज लेस चांस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ क्रॉप। एक भी रो में कीड़ा होगा तो अगली नहीं पहुँचेगा, मिर्च का कीड़ा अगली मिर्च में नहीं। तो आप मैंने 1-2 कर अपनाया है, आप क्या अपनाना चाहेंगे? 1-3-1-3, गोभी मिर्च मिर्च, गोभी मिर्च मिर्च, गोभी मिर्च मिर्च। ये आपको ठीक लगता है कि गोभी मिर्च बैगन, गोभी मिर्च बैगन, गोभी मिर्च, 3 भी उगा सकते। तो ये फिर 2 मिर्च की लगा दी, तो अब इसको क्या कहेंगे? इफ 2 crops are grown, जरा वहां देखिए, 2 crops are grown in same piece of land, हम ऐसा लगाएं कि सर हम अपनी मर्जी से कितने भी क्रॉप्स उगा सकते हैं? 2 या 3 उगाओ, कम से कम 1-1 ट्रक तो बने। बड़ी चीज है तो जितनी उगा लो, ठीक है। अब चलो देखिए कि कितनी क्रॉप उगानी है।
इसका तो बहुत अच्छी है। इसको खेती किसानी में मजा बहुत आता है। सब तुम्हारे घर में किसानी है क्या? चलो अब देखिए इंटरक्रॉपिंग 1 2 2 1 2 1 2 जैसा पैटर्न आप चाहो। इफ इसको क्या कहेंगे? इफ 2 crops are sown in alternate rows then it is called, ऐसा पालनपुर के लोग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग। आगे देखो तो इसमें ये कहा है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी अपनाते हैं। इसके अलावा 1960 में जब इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, हम लोगों ने कई रिवॉल्यूशन की बात सुनी है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू किया? 1960। ये फॉर क्रॉप्स के लिए, फॉर क्रॉप्स के लिए। इसी तरीके से येलो रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? ब्लू रेवोल्यूशन का पता है। इसमें रेड होगा तो बहुत अच्छा, जैसा कि हाना ने बताया ऑयल येलो तेल होता है, इसी तरीके से अब बताइए व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? सब ब्लू रेवोल्यूशन का। व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क के लिए, उसमें अमूल से बहुत उत्पादन हुआ। ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए? सर इंडिगो के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के लिए। सर इंडिगो था ना सब 8th क्लास में तो इंडिगो अरे था। अंग्रेजों के जमाने की बात थोड़ी करेंगे, भारत में हुआ ब्लू रिवॉल्यूशन, समझ आएगा नहीं? Yes. जल का रिवॉल्यूशन है, मछलियों का उत्पादन उड़ीसा में बहुत फैला है, तो इस तरीके से। लेकिन इसकी हम बात करेंगे तो 1960 में जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो पालमपुर के लोगों ने क्या किया बताओ? इस चीज को अपना लिया, ये उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अपना ली और क्या किया बताइए? देख लीजिए अपने खेती को उन्होंने क्या किया? So in 1960 when green revolution is started in India, revolution is started in India. सर वो लेट 1960 होगा। Yeah, यस सर वो लेट 1960 लेट लिख लो, 1960 है तो लेट 1960। चलो लेट 1965 को 1960 लिखा है, बाकी बुक में दिखा दोगे तो हम लिख देंगे लेट और लिखो। 1965 और बुक में दिखाओगे तो हम कर देंगे, ऐसे ही है जो आप दिखाओगे, ठीक है? अभी हम इसमें नेट पे देख लेंगे। देखो तो क्या हुआ, इन्होंने अपने खेत का प्रोडक्शन 1300 से बढ़ाकर कितना कर दिया? केजी पर हेक्टेयर से बढ़ाकर 3200 केजी पर हेक्टेयर कर दिया। सो देन प्रोडक्शन इन पालमपुर has increased from 1300 kg per hectare तो बुक में मिड 1960 लिखा मिड 1960 में भारत में हुआ था और यहाँ लेट 1960 पालमपुर में। ये लोग थोड़ा स्लगिश थे, 3 महीना लेट कर गए, मतलब 16 जो भी है उसी साल। अब जरा देखो ये मुझे बता दो भाविन, हेक्टेयर कितना होता है? सर 10,000। यानी अगर एयर 100 मीटर ही होगा तो उसे क्या कहेंगे? इट इज हेक्टेयर। सर तो कितना हो गया? 10,000 मीटर स्क्वायर, सही है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा यूज किया। दे हैव यूज्ड ऑल फार्मिंग टेक्निक्स। मदन समझ आ गई बात? जितने भी हैं HYV सीड यूज किया, फर्टिलाइजर जितना कर सकते थे किया, ट्यूबवेल जैसे पंप से ये बता रही हैं तो श्रेया बता रही, तो ये सारी चीज़ें की और ज़मीन का उत्पादन बढ़ा दिया। अब नाउ देयर इज़ नो मोर चांस, अब उससे वो नहीं कर सकते हैं, जितना उनकी कमाई है उतना ही है, ठीक है। दे आर गेटिंग, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ HYV सीड्स?
तो ये जो HVY ये क्या है, इसका क्या HY बता। सर ड्रॉबैक ये हो सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा पानी चाहिए। सो वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़मीन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो ज़मीन से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो उससे डिप्लीट होता है। सो HYV सीड रिक्वायर मोर वाटर, मोर। इसके अलावा उनको ज़्यादा तो उगा के देंगे, लेकिन दे वांट मोर न्यूट्रिएंट्स। ओके, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते तो पॉल्यूटिंग नहीं हुई थी मतलब सर। हाँ, पॉल्यूटिव फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो केमिकल्स हैं। सो HYV सीड्स रिक्वायर more water, so water level inside जो ground is depleting, इससे deplete हो रहा है due to more use of fertilizer, the nearby water bodies are getting polluted due to more fertilizer, nearby water bodies are getting polluted। तो एक ये भी समस्या आ रही है। अब देखिए सिक्सटी फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज, जिनके पास लैंड एरिया है, एंड दे डू सरप्लस प्रोडक्शन। व्हाट डज इट मीन बाय सरप्लस प्रोडक्शन? और जो कि हमारी प्रोडक्शन सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना डिमांड में उससे ज़्यादा ज़्यादा होता है। अगर मान लो उन्होंने 50 हेक्टेयर की चाहिए और 350 उगा दिया, तो 300 का वो सरप्लस बेचेंगे। So, 60 families of Palampur are having medium and large piece of land। इतना देखो, ये 20 मीटर है, अगर 100 मीटर कर दें तब 1 हेक्टेयर बनेगा। 100 बाई 100, ये पूरा हॉल 20 मीटर है, इतना 5 मीटर, तो समझो 100 कितना होगा, और फिर 2 हेक्टेयर तो और ज़्यादा थे। So what is surplus? 20 पंचे, ठीक है। आप ये समझ लो इसका 10 गुना होना चाहिए, क्योंकि 20 और 5 ये 100 मीटर स्क्वायर है, और अगर 1000 में 10,000 मीटर हो तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा ही हो गया ना, 1 हेक्टेयर हो जाएगा। मीडियम और लार्ज पीस ऑफ लैंड, इसका क्या मतलब है कि 2 हेक्टेयर या मोर देन 2 हेक्टेयर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वो लोग क्या करेंगे, दे हायर लेबर्स एंड दे यूज ऑल। अगर तुम्हारा छोटा खेत है तो तुम उसमें ट्रैक्टर चला ही नहीं पाओगे, उसमें तो ऐसे ही तुम बैलों से जुताई कर लोगे। सो दे यूज, वो क्या यूज करते हैं बताइए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। और क्या करेंगे, एंड हायर लेबर एंड डू। और क्या करेंगे, निष्ठा आगे का सेंटेंस पूरा करो, इंपॉर्टेंट। हाँ, मॉडर्न फार्मिंग करेंगे। सरप्लस प्रोडक्शन, वो क्या करेंगे बोलो, सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है, एग्जाम्पल, इफ 50 kg ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फैमिली, और हमने 350 kg कर लिया, सो 300 kg इज द सरप्लस प्रोडक्शन। फिर उसको बेच देंगे। फिर बेच देंगे। 50 kg ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फैमिली नीड्स पर एनम, and a farmer is growing। ये ऑन हो गया ना, वीडियो ऑन किया। Farmer is growing 350 kg grains। तो इसका सरप्लस प्रोडक्शन कितना हुआ, तुम कुछ नहीं बताते। हाँ, कुछ भी पूछो, कुछ नहीं बताते, पता नहीं क्या तुमने मन में सोच रखा कि बताना नहीं है। 300 kg बेसिक चीजें बता पा रहे, और सरल पूछेंगे।
कि 300 kg is surplus प्रोडक्शन। तो ये जितने मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? दे सेल द सरप्लस प्रोड्यूस इन मार्केट एंड अर्न मनी। दैट मनी दे लेंड टू पुअर फार्मर्स एंड अगेन अर्न ए गुड इंटरेस्ट। उसको बेचेंगे, उस पैसे को रखेंगे और उसको किस में देंगे? दे लेंड दिस मनी, दे आर कॉल्ड मनी लेंडर्स। ये उनका अलग बिजनेस है। सर उससे सर ब्याज है सर। हाँ, दे सेल दिस सरप्लस प्रोड्यूस and earn money. This money they utilize, they lend to। ये क्वेश्चन है कि जो पुअर फार्मर्स, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, वो इनसे पैसे क्यों उधार ले रहे हैं जबकि हाई इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं? बोलो क्यों दे रहा है? सर सरकार कम इंटरेस्ट रेट। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि सरकार का जो है पेपर जॉब है, इट इज टीडियस, और किसानों के पास पेपर है ही नहीं और ये बिना उसके जान पहचान पे दे रहे हैं, तो इसलिए किसान इनसे लेते हैं। 4-5 साल में इनका खेत भी जब्त कर लेते हैं, 4-5 साल में खेत भी इनका हो जाता है। सो दे अर्न मनी, दिस मनी तो वो क्या करेंगे? दे लेंड, उधार देने को कहते हैं लेंडिंग, टू पुअर फार्मर्स। ठीक है, टू फार्मर्स विदाउट चेकिंग एनी पेपर्स, बिना पेपर के ऐसे ही दे देते हैं, विदाउट any documents and take high interest rates and take तो सरकार कितना रेट पे देती है? सरकार तो 6% देगी, और कम में भी देगी, लेकिन ये 20% लेते हैं। 24%। इतनी बात समझ आ गई? अगले साल के लिए बचा कर रखें। हाँ? सर इसी पैसे को ऐसे बचा पैसे कर लगे सर हमारे, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमारे फादर सिर्फ क्लर्क थे और उन्होंने सिर्फ जो कुछ बचाया उसको उन्होंने पैसा उधार दिया लोगों को। और अभी हमारे छोटे भाई को 1 करोड़ 60 लाख का मकान दिला दिया, हमारे मकान में 70 लाख लगा दिया, अभी भी 60 लाख बचे। कितनी कमाई है मनी लेंडिंग से? सिर्फ क्लर्क से कितना कमाई? वैसे देंगे हाई इंटरेस्ट रेट पर, किसी को देंगे 2-3 साल में वो बिक जाता था, फिर दूसरे को पकड़ते थे उसको बेच देते। समझ आई बात है? मनी लेंडिंग में यही होता है, अगर आदमी से किसी से लिया जाए, और उन्हीं के फैक्ट्री के लोग लेते थे। और शुरू में उन्होंने क्या किया? पैसा बचाया कैसे? घर में वो एक बोरा नमक रख, 1 पैकेट नमक और 1 बोरा गेहूँ, बोलते थे चक्की पीसो नमक रोटी खाओ। घर वालों को ऐसे पाला। हमारी जो मदर है ना, वो भी नमक रोटी कई सालों तक खाते हैं, बोले हमें पैसा उधार पे देना। तो ऐसा भी होता था पहले के ज़माने में, लोगों ने सुख नहीं देखा। अब जरा देखिए कि अभी भी वो घंटा घर से आए, एक बार टहलते टहलते बोलते हैं टैक्सी नहीं करना है, टैक्सी तो 100 रुपये मांग रहे, चलो हम लोग पैदल चलते हैं। हम लोग तो कभी पैदल चलते नहीं, तो आधे रास्ते तक तो ले आए, फिर हमने तो टैक्सी कर दी। मेरा नहीं पापा ऐसे कैसे करेंगे, फिर हम लोग को आदत नहीं है, लेकिन वो 1-1 रुपये बचाते हैं, दे देंगे हम लोग को, लेकिन खर्च नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया ना कि पहले अर्लियर लोगों को कुछ पैसे खर्च नहीं करते थे, वो बस ऐसे ही बचाना है और बचाना। इसीलिए तो इंडियन में हमने आपको बताया फैमिली सिस्टम, अपना नहीं खर्च करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को दे देंगे हैप्पीली। मैं भी अपने बच्चों को दे दूंगा, हो सकता है कम खर्च करूँ, लेकिन सब। और बाहर में यूरोप में बच्चों को कुछ नहीं देना। इवन दे डू नॉट परचेज हाउस, कहते हैं किराए पर रह लेंगे, जितना पेमेंट है फुल खर्च करनी है। हम अपने जीवन का 80% इसमें घर में लगाते हैं, वो रेंट देकर वैसे। समझ आ गई? तो इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए कि कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, फैमिली पे काम कर रहे हैं ना। अब देखो ए विलेज पालनपुर सनशाइन, ग्रोसरी का हर सामान
अब जो जो चीजें आपको बताई हैं वो इसमें ध्यान से देखो। से बिलोंग करती है, जो कि गांव के कोने में छोटे छोटे घरों में रहती है। लगभग के अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिसिटी है।